अस्सलाम वालेकुम, लेट्स डिस्कस द यूक्यूज़ ऑफ द सीलिएक डिजीज़। यूक्यूज़ डिस्कस करने से आपको थोड़ा सा पता चल जाता है कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द पेशेंट कैसी होगी। ठीक है, तो छोटा सा बच्चा आ रहा है 14 ईयर्स ओल्ड का, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के साथ, उसको रैश भी हुई है और प्यूरिटिक रैश है और वो उसकी थोड़ी सी ग्रोथ रिटार्डेशन हुई है। ठीक है, मीन्स समथिंग इज़ एक्चुअली नॉट एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, मतलब उसकी जो भी वो खाना खा रहा है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, मेल एब्जॉर्प्शन हो रही है, उसकी वजह से ये सारे साइंस आ रहे हैं, आयरन भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। ये जो रैश है दिस इज़ एक्चुअली द सिस्टेमिक साइन ऑफ द सीलिएक डिजीज़। आपको पता होगा कि रैश जो होती है वो बॉडी में हो जाती है बिकॉज ऑफ द एंटीबॉडीज़। ठीक है, जो अगेंस्ट बनती हैं वीट। ठीक है, तो इस तरह के सिस्टेमिक साइंस आ रहे होंगे बच्चे में। फिर यहाँ पे भी देखें 19 ईयर्स ओल्ड बॉय है और इसको उसी तरह वेट लॉस, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ब्लॉटिंग है, रिकरेंट एनीमिया। ठीक है, डायरिया, कैल्शियम इज़ लो मींस कैल्शियम भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, मैल एब्जॉर्प्शन हो रही है। और ब्लंटिंग एंड फ्लैटनिंग, अगर आपने पैथोलॉजी में याद हो आपको कि जो है विलाय जो होते हैं वो फ्लैट हो जाते हैं इन केस ऑफ सीलिक डिजीज़, विलस एट्रोफी हो जाती है। ठीक है, तो ये वो वाला साइन आ रहा है सीलिक डिजीज़ का। और सीलिक डिजीज़ में फिर आपका देखें 1 ईयर छोटा सा बच्चा है, ठीक है, उसी तरह पेल है मींस उसको अनीमिया हुआ है, बल्कि डायरिया होता है। अब यहाँ पे देखें सिनेरियो में एक बहुत इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सीलिक डिजीज़ की कि स्टेटोरिया होता है, फैट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता, उसकी मैल एब्जॉर्प्शन होती है, तो वो फैट जो होता है वो इन द स्टूल आ जाता है ना, तो उसकी वजह से जो डायरिया होता है इन लोगों में आप देखोगे कि बल्कि डायरिया होगा, फाउल स्मेलिंग डायरिया होगा। और ऐसा होगा कि उसके अंदर क्योंकि फ़ैट कंटेंट ज़्यादा है वो ऑयली ग्रीजी होगा, तो उस वजह से वो जो फ्लशिंग नहीं हो रही होगी, उसको फ्लश करने की कोशिश कर रहा होगा बच्चा लेकिन वो फ्लश नहीं हो रहा होगा। इस तरह का स्टूल जो है ना वो आपको इस तरह से सिनेरियो में मेंशन कर सकते हैं। और बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है ना, 10 इयर्स की, एब्डोमिनल पेन और फीवर उसको नहीं है, हीमोग्लोबिन उसका कम है, उसी तरह के आयरन डेफिशिएंसी है, विटामिन डी डेफिशिएंसी भी है मींस उसको फैट सोल्युबल विटामिन ए है, विटामिन डी, विटामिन के। ठीक है, ये सारे जो है एब्जॉर्ब नहीं हो रहे होंगे, तो इस तरह से आएगा। ठीक है, फिर उसी तरह 45 ईयर्स ओल्ड मेल है, क्रोनिक डायरिया है उसको। उसी तरह ये वाला जो पिकिंग पॉइंट है कि स्टूल्स आर बल्कि, डिफ़िकल्ट टू फ्लश। ठीक है, जो मैंने आपको बताया। एंड देयर इज़ हिस्ट्री ऑफ जनरलाइज्ड बॉडी एचेस, वही के सिस्टमिक साइंस आ रहे हैं इसके। ठीक है, डिफ़िकल्ट टू क्लाइम स्टेयर्स एंड स्टैंड फ्रॉम द सिटिंग पोजीशन, ये आर्थराइटिस का एक मतलब कि ना, आर्थराइटिस कह रही हूँ कि जो मतलब जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो एज अ होल जो है ये इसी तरह स्नैरियो आया हुआ है कि उसी तरह आयरन डेफिशिएंसी हो रही है मींस अनीमिया के साइंस आ रहे हैं, और एज अ होल जो है वो स्टेटोरिया के साइंस आ रहे हैं। ठीक है, फिर आता है कि यहाँ पे भी सेम इसी तरह का स्नैरियो ही आपको 5th वाला दिया हुआ है। ठीक है, और ये 6th वाला जो स्नैरियो है इसमें भी उसी तरह बल्कि इमोशंस आपको बताए हुए हैं कि जिसमें म्यूकस और ब्लड नहीं है, मीन्स इट इज़ एक्सक्लूडिंग द अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोहान्स डिजीज़। फूड कंटेंट्स बिल्कुल जो है वो स्टूल में आ रहे हैं, मीन्स कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, मसल मास लॉस हो गया, उसी तरह रैश आ रही है। ठीक है, तो ये सारे साइंस आपको अनीमिया के दिखाए होंगे इन्होंने। ठीक है, इस तरह से फिर 15 ये भी सारी इस तरह की सिनेरियोज़ आ रहे हैं। थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा कि सिनेरियोज़ जो है वो सीलिएक डिजीज़ के किस तरह से आते हैं, इनको हम ना बुक से देखते हैं। सो बुक से देख लें। मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स में आपको जो हॉलमार्क साइन मिलेगा दैट इज़ स्टेटोरिया, मीन्स के फ़ैट सॉल्युबल जो सारी जो फ़ैट होगी वो सारी क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं हो रही तो वो सारी स्टूल में आ रही होगी। ठीक है, और इस तरह वाइटामिन जो हैं वो भी नहीं एब्जॉर्ब हो रहे होंगे सारे। ठीक है, और उसकी वजह से उनके साइंस आ रहे होंगे। सीलिक डिजीज़ को स्टार्ट करते हैं तो इसमें आपको पता होगा कि इसमें क्या होता है, ग्लूटेन सेंसिटिव एंटीरोपैथी भी इसको कहते हैं। जो लोग वीट यूज़ करते हैं, वीट प्रोडक्ट्स, वीट, राय, बार्ले, ठीक है, ओट्स, ये सारे जो यूज़ करते हैं उसके अगेंस्ट एक नॉर्मल बॉडी जो होती है वो रिस्पॉन्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करती। लेकिन अगर एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाए अगेंस्ट द वीट प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सीलिएक डिजीज़ कहते हैं। ठीक हो गया, तो हाइपर सेंसिटिविटी टू द ग्लूटेन एंड ठीक है, ग्लूटेन और ग्लाइडिंग हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, स्मॉल बाउल जो होते हैं उसके विलाई लॉस हो जाते हैं और मैल एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाती है। तो ये इसमें वीट होता है, ओट होती है, बार्ले और राय के अगेंस्ट। तो जो भी एक नॉर्मल लोगों में तो ऐसा नहीं होगा लेकिन इन लोगों में होगा। ठीक है, तो इसमें जो एसोसिएशन होती है वो ये है कि जिन लोगों के अंदर ये वाली जीन्स होती हैं HLA-DQ2 और HLA-DQ8, उनके अंदर ये जो होती है सीलिएक डिज़ीज़ ये ज़्यादा होती है, उसके साथ एसोसिएटेड होती है। जिन लोगों में ये जीन्स नहीं होती उनके अंदर नहीं देखी गई। ठीक है, सो इसमें क्या होगा, उस जो वीट है, ग्लूटेन है, ग्लाइटिन है, आपको पता होगा पैथोलॉजी में हमने पढ़ा था कि उसके अगेंस्ट जो है ये सारे सेल्स हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं, टी सेल्स, IgA मीडिएटेड। IgA क्यों होगी,
क्योंकि म्यूकोज़ा के साथ एसोसिएटेड होती है। सो इसकी थोड़ी सी पैथोलॉजी जल्दी से ब्रीफली देख लेते हैं। बिकॉज पैथोलॉजी में रॉबिन्स में हमने ये देखी थी कि ग्लूटेन जो होता है वो उसमें से एक मॉलिक्यूल निकलता है ग्लाइडिन, ठीक है, ऐसे लोगों में जिनके अंदर क्या होता है HLA-DQ2 और DQ8 जीन्स होती हैं, ठीक है। तो ये जो ग्लाइडिन होता है फिर ये अंदर आएगा तो ट्रांस ग्लूटामिनेज एंजाइम होता है जो इसको डीएमाइडेट कर देता है, ठीक है, डीएमाइडेटेड ग्लाइडिन में कन्वर्ट कर देता है। डीएमाइडेटेड ग्लाइडिन को पकड़ते हैं हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स और टी सेल्स को दे देते हैं। टी सेल्स पकड़ के उसको बी सेल्स को देते हैं। बी सेल्स जो हैं उस ग्लाइडिन जो डीएमाइडेटेड होती है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती हैं। 3 तरह की एंटीबॉडीज़ बनती हैं। एक ग्लाइडिन के अगेंस्ट बनती हैं जिनको हम एंटी ग्लाइडिन एंटीबॉडीज़ कहते हैं। दूसरी होती हैं जो हमारी जो ये वाला टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंजाइम होता है इसके अगेंस्ट बनती हैं जिनको हम एंटी टीटीजी कहते हैं। और तीसरी होती हैं जो एंडोमाइसियम होती है, मींस जो मसल्स की एक होती है, मसल्स का कोई मॉलिक्यूल होता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। सो इसको याद करने के लिए जो है GET आपका एक निमोनिक है, एंटी ग्लाइडिन एंटीबॉडीज़, एंटी एंडोमाइजियल एंटीबॉडीज़ और एंटी ट्रांसग्लूटामिनेज एंजाइम एंटीबॉडीज़, ठीक है। जो ये जब एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं टी सेल्स दूसरी तरफ से यहाँ से इंटरफेरॉन गैमा रिलीज़ करता है और उसकी वजह से फिर क्या होता है कि यहाँ पे सारी जो इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुई होती है साइटोकाइंस मीडिएटेड, उसकी वजह से जो यहाँ के विलाय होते हैं इंटेस्टाइन के वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली जब ये विलाय डैमेज हो जाएंगे तो इन विलाय का आपको पता है कि इंटेस्टाइन में काम क्या था कि ये एब्जॉर्प्शन करवा रहे थे हमारे फूड पार्टिकल्स की, फूड जो भी हम खा रहे थे, वाइटामिन ले रहे थे, आयरन ले रहे थे, ठीक है, जो भी हम फूड में ले रहे थे, ठीक है, वो इस विलाय के थ्रू एब्जॉर्ब होना था। लेकिन अब क्योंकि विलाय जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, वहाँ से लॉस ऑफ विलाय हो गया तो वो एब्जॉर्प्शन नहीं होगी और जो भी हम खाएंगे वो स्टूल में आ जाएगा, वाइटामिन स्टूल में आ जाएंगे, आयरन स्टूल में आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा, ठीक है। और पेशेंट को उसी तरह स्टेटोरिया होगा बिकॉज ऑफ द बिकॉज उसमें फ़ैट एब्जॉर्ब नहीं हो रही, ठीक है। तो इस तरह से जो है पेशेंट सिम्टम्स लेके आया था, जैसे आपको देखा था कि एनीमिया के साइंस थे बिकॉज ऑफ नो आयरन एब्जॉर्प्शन। आयरन जितना मर्जी बच्चा ले ले उसका आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो इस सोल कल्प्रिट यहाँ पे जो है वो कौन सा है, वो ग्लाइडिन है, ग्लूटेन है। ग्लूटेन किस में होता है, वीट, राय, बार्ले वगैरह में। अगर हम ग्लूटेन नहीं लेंगे तो इसकी जो ट्रीटमेंट है ना वो यही है कि ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि आपने कभी ज़िंदगी में जो है वीट की चीज़ें, ये वाली चीज़ें नहीं खानी जो हमने देखी, जिनकी वजह से ये जो हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स होता है ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो सोल इसका ट्रीटमेंट जो है वही होगा। सो क्लिनिकल फ़ीचर्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फ़ीचर्स हैं वो आपने सिनेरियोज़ में भी देख लिए थे कि डायरिया के साथ पेशेंट आ रहा था, ठीक है, मैलन्यूट्रिशन के साथ पेशेंट आ रहा था और इसके अलावा जो है एनीमिया के साथ पेशेंट आ रहा था, ये आपने देखे थे ना सारे साइंस उसमें। और डर्मेटाइटिस हाइपरटिफॉर्मिस के साथ पेशेंट आ रहा था, ठीक है। दिस इज़ एक्चुअली द कंडीशन जिसमें ये देखें वही प्रूरेटिक जो है वो रैश होती है, जो कि पेशेंट जो है ये कंप्लेन कर रहा होता है कि डॉक्टर साहब ये रैश मेरे जो है ना, जब भी मैं वीट खाता हूँ तो मेरे ऊपर जो है ना ये रैश हो जाती है। दिस इज़ एक्चुअली डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस। तो ये आपने जो है ना इसका नाम याद रखना है कि जो रैश होती है इसका नाम क्या होता है, डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, ठीक हो गया। और यही है एनीमिया के साइंस में, वो आपको वही देखा होगा, पेल हो रहा था और कॉलिनोकिया हो रहा था, उसको क्लबिंग हो रही थी, इस तरह के साइंस जो हैं वो आ रहे होंगे बच्चों में, ठीक हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स हैं जो आपको डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं और आपने सिनेरियोज़ में भी इसको देख लिया था। जो बाकी अगर हम देखें तो इसमें जो आता है पीड्स के इम्पॉर्टेंस अगर हम देखें पीड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो ये होता है कि जैसे हमने देखा था सिनेरियो में कि बच्चों के अंदर ग्रोथ डिले होता है। जैसे वो बच्चा था तो वो अपने बाकी बहन भाइयों से जो है वो छोटा रह गया हुआ था, उसकी ग्रोथ जो है वो डिले हो रही थी, ठीक है। तो ग्रोथ एंड प्यूबर्टियल डिले होती है और शॉर्ट स्ट्रेचर के साथ बच्चे आते हैं। सो दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सीलियक डिजीज़ पीड्स में देखोगे तो वहाँ पे ये पॉइंट जो आप ज़रूर देखोगे, बच्चों की जो है वो ग्रोथ नहीं हो रही होती, ठीक हो गया। फिर हम एसोसिएशंस की बात करते हैं तो ये एसोसिएट किसके साथ होगा, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है ना, इम्यूनिटी जो है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो इट मीन्स कि ये इसकी जो एसोसिएशन होगी बाकी ऑटो इम्यून डिजीज़ के साथ होगी। तो आप हिस्ट्री में पूछोगे कि बाकी कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ तो नहीं बॉडी में है, लाइक डायबिटीज़ टाइप 1, हैशिमोटोस थायराइडाइटिस, ठीक है, इस तरह प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस वगैरह, माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया, नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा, ये सारे जो है MCQs में आ सकते हैं कि कौन सी डिजीज़ जो है इसके साथ एसोसिएटेड होती है। तो ऑब्वियसली जो ऑटो इम्यून डिजीज़ होंगी वो इसके साथ एसोसिएटेड होंगी, ठीक है। तो इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आपने याद कर लेनी है कि व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द सीलियक डिजीज़,
ठीक है। तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस में आ सकता है, क्योंकि कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। इसके अलावा सीलिक डिजीज़ की वजह से क्या होता है, स्मॉल बाउल का कार्सिनोमा हो सकता है। ठीक है। और क्या हो सकता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है, ये अपनी बुक पे लिख लें। तो इसके अलावा क्या होता है, जो जेजुनम होती है और इलियम होती है उसकी अल्सरेशन स्टार्ट हो जाती है, उसको हम कहते हैं अल्सरेटिव जेजुनो इलियाइटिस। तो ये सारे इसकी कॉम्प्लिकेशंस है। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉम्प्लिकेशन है वो आपने पढ़ा भी था कि स्मॉल बाउल कार्सिनोमा हो जाता है ऐसे लोगों को। ठीक हो गया। अब इसकी डायग्नोसिस हमने करनी है इस डिज़ीज़ की। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका डायग्नोसिस है ना, जो आपको कंफर्म करवाता है, वो क्या है, एंडोस्कोपिक बायोप्सी करवाता है। ठीक है। एंडोस्कोपिक बायोप्सी आपने एक सिनेरियो में देखा था कि हमने एंडोस्कोपिक बायोप्सी करवाई थी, तो उसमें हमें लॉस ऑफ विलाई मिले थे, फ्लैटनिंग ऑफ विलाई मिले थे। सो ये इसका गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, तो इसको आप स्टार लगा लें अपनी बुक पे। ठीक है। क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। बिकॉज अगर ये भी इनकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, ये जो हमने एंटीबॉडीज़ देखी हैं, एंटी टी जो मैंने आपको गेट का निमोनिक बताया था, एंटी ग्लाइडिन एंटीबॉडीज़, एंटी एंडोमाइसिल एंटीबॉडीज़, एंटी ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडीज़, ये भी इसकी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हैं। लेकिन ये करवाने के बाद हमने कंफर्मेशन के लिए दोबारा से बायोप्सी करवानी होती है एंडोस्कोपिक। तो इससे अच्छा है कि हम पहले ही एंडोस्कोपिक बायोप्सी जो है वो करवा लें और अपनी डायग्नोसिस को कंफर्म करवा लें। इस वजह से इन एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के बाद हमें सेकंड ऑप्शन दोबारा से एंडोस्कोपिक बायोप्सी कंफर्मेशन के लिए चाहिए होती है। ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि हम जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो हम क्या रखते हैं, एंडोस्कोपिक बायोप्सी। ठीक है। तो एंडोस्कोपिक बायोप्सी में आपको उसी तरह जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं इसके के मोस्ट इंपॉर्टेंट विलस एट्रोफी एंड ब्लंटिंग ये आपको मिलता है, क्रिप्ट हाइपरप्लेसिया वगैरह मिलता है, और ज़्यादातर आपको डिडेनम और जेजुनम में मिलता है। नॉट सो इंपॉर्टेंट, बस आपको इन्वेस्टिगेशन जो है ऑफ चॉइस पता होनी चाहिए इसकी। बाकी वही उन्होंने बताई हुई है, एंटी टी जी एंटीबॉडीज़, एंटी एंडोमाइसिल एंटीबॉडीज़ और एंटी ग्लाइडिन एंटीबॉडीज़, ये तीनों जो हैं इम्पॉर्टेंट है। इसमें से जो आता है आपका एंटी एंडोमाइजियल एंटीबॉडीज़। ठीक है। इनकी अगर हम बात करें ना, इसकी सेंसिटिविटी जो होती है ये ज़्यादा होती है। ठीक है। स्पेसिफिसिटी भी 100 होती है। तो ये याद कर लें कि इसमें से जो सबसे अच्छी है वो ये है। ठीक है। सो ये सीरोलॉजी में आ जाती है, ये तीनों जो एंटीबॉडीज़ हैं ये सीरोलॉजी के अंदर आ जाती हैं। ठीक है। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, मैंने आपको उसमें ही बता दिया था कि ऐसे लोगों का जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट होता है, स्टार पुट कर लें यहाँ पर, वो क्या है कि वो अपनी लाइफ लॉन्ग ग्लूटेन फ्री डाइट, मतलब वो अपनी वो जो सारी चीज़ें हैं, वीट, राई, बार्ले, ओट्स अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। ठीक है। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जब हम ग्लूटेन फ्री करते हैं अपनी डाइट से, ठीक है, ऐसे लोगों की, तो उनको जो है क्या होता है कि जो है उनको थोड़े हफ्तों बाद जाके जो है ना उनका डायरिया ठीक होता है। ये नहीं है कि एकदम से ग्लूटेन छोड़ी तो सारा कुछ ठीक हो गया उनका इंटेस्टाइन का। थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि अभी एंटीबॉडीज़ जो होती हैं ना वो बनी होती हैं, तो उनको ख़त्म होते टाइम लग रहा होता है। ठीक है। लेकिन आगे हम एक डिज़ीज़ पढ़ेंगे, लैक्टोज़ इंटॉलरेंस। ठीक है। उसमें लैक्टेज़ एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, या इस तरह से उनको मिल्क हज़म नहीं होता। ऐसे लोगों को व्हीट हज़म नहीं होती, सीलिक डिजीज़ लैक्टोज़ इंटॉलरेंस में उनको मिल्क प्रोडक्ट्स जो है वो हज़म नहीं हो रहे होते, तो उनके अंदर जैसे ही हम मिल्क चढ़वाते हैं, लैक्टोज़ वाली चीज़ें चढ़वाते हैं, साथ ही उनको उसी वक्त ठीक हो जाते हैं वो लोग। तो ये थोड़ा सा इनका डिफरेंस है। फिर जब हमने मेन स्टे कर लिया इस ट्रीटमेंट का, दूसरा हम क्या करेंगे, उनकी जो भी डेफिशिएंसीज़ हुई हैं, विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, वो सब कुछ उनको दे देंगे। ठीक है। और अगर नहीं ठीक होता पेशेंट, तो थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या है, रिफ्रैक्टरी केसेस में आप वो इन्फ्लेमेशन वगैरह को ठीक करने के लिए स्टेरॉइड्स वगैरह, इम्यूनोसप्रेसेंट्स दे देते हो। ठीक है। अब जो इसके साथ हमारी मेजर चीज़ होती है, सीलिक डिजीज़ और क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस, इन दोनों की कॉमन चीज़ें क्या हैं, दोनों के अंदर आपको क्या मिलता है, स्टेटोरिया मिलता है। ठीक है। और दोनों के अंदर आपको वेट लॉस मिलता है। तो आपने जो है इनके दरमियान में डिफरेंस करना होता है। तो डिफरेंस मेजर ये है सीलिक डिजीज़ और उसका, जो यहाँ पे हमारा आता है वो क्या है कि हम डी ज़ाइलोस टेस्ट करते हैं। अब डी ज़ाइलोस टेस्ट जो होता है, अब ज़ाइलोस ऐसे लोगों को हम खिलाते हैं या पिलाते हैं, वो ज़ाइलोस जब खाते हैं ओरल लेबल्ड होता है, वो यूरिन में आ जाता है, मतलब यहाँ से पेशेंट ने खाया, यूरिन में सीधा आ गया। ठीक है। तो इसका मतलब अगर जो हमने खिलाया है वही यूरिन में आ गया, इट मीन्स कि उसका सारा जो सिस्टम है ओरल से लेके नीचे तक सारा ठीक है। ठीक है। उसकी बाउल वॉल नॉर्मल है, उसी टाइम जो है वो सारा ज़ाइलोस ठीक हो बाहर आ गया। ये किस में होगा, जिसकी बाउल वॉल नॉर्मल होगी, क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस में। ठीक है। लेकिन सीलिक डिजीज़ के लोगों में जब हम डी ज़ाइलोस टेस्ट करते हैं, तो क्योंकि उनकी एब्जॉर्प्शन जो होती है वो कम हुई होती है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा,
कि बाउल वॉल प्रॉब्लम होगी, तो इस वजह से जो है ना उनकी डी ज़ाइलोस टेस्ट जो होगा उसमें डिक्रीज रीअब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, तो क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस में इसकी जो रीअब्जॉर्प्शन होगी वो नॉर्मल होगी, जबकि जो है हमारा डी ज़ाइलोस टेस्ट इन केस ऑफ सीलिएक डिजीज़ डिक्रीज रीअब्जॉर्प्शन होगी ज़ाइलोस की। तो ये हम ज़ाइलोस टेस्ट करते हैं। दूसरा जो इसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है वो ये कि सीलिएक डिजीज़ के अंदर आपको आयरन या फॉलेट डेफिशिएंसी की ज़रूर सिनेरियो में, जैसे आपने देखा था कि आयरन डेफिशिएंसी के साइंस आ रहे होंगे, लेकिन क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस में क्योंकि बाउल वॉल जो है वो ठीक है, ठीक है, तो उसमें एज सच आयरन की एब्जॉर्प्शन इफ़ेक्ट नहीं होगी। ठीक है, उसमें जो है आयरन की एब्जॉर्प्शन इफेक्ट नहीं होगी। इट मींस के जो सीलिक डिजीज़ के लोग होंगे उनमें आयरन डेफिशिएंसी के साइंस आ रहे होंगे, जबकि क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस में ठीक है, हम कह सकते हैं कि उनमें स्टेटोरिया हो रहा है, वाइटामिन की डेफिशिएंसीज हो रही हैं, मतलब एब्जॉर्प्शन ख़राब हुई हुई है ADE वगैरह की। ठीक है, दोनों में जो स्टेटोरिया होगा, लेकिन आयरन डेफिशिएंसी आपको सिर्फ सीलिक डिजीज़ में मिलेगी। ठीक है, और इसके अलावा ऐसे लोगों में हिस्ट्री ऑफ पैंक्रेटाइटिस भी हो सकता है। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट करते हैं वेदर द पेशेंट इज़ ऑफ द सीलिक डिजीज़ और क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस, क्योंकि दोनों पेशेंट में कॉमन चीज़ें क्या हैं, वेट लॉस एंड स्टेटोरिया। ठीक है, तो ये आपका दो डिफरेंसेस हो गए। ये डेविडसन की एक पिक्चर है, जैसे वो पैथोलॉजी की, क्योंकि हमने पहले पढ़ी हुई थी, इस वजह से वो अच्छी भी थी, वो मैंने आपको दिखा दी थी। ये वो वाली, ये टेबल देख लेंगे विच आर द डिजीज़ विच आर एसोसिएटेड विद द सीलिक डिजीज़। ठीक है, उन डिजीज़ सारी ये लिखी हुई हैं, इनको एक दफ़ा रीड कर लें। और इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ ऑफ विलस एट्रोफी जो हैं, इसमें सीलिक डिजीज़ भी हो सकती है। ठीक है, ट्रॉपिकल स्प्रू भी हो सकता है। ट्रॉपिकल स्प्रू का सीलिक डिजीज़ से ये डिफरेंस होता है कि ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में ज़्यादा होती है। सीलिक डिजीज़ में जो है सच हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स होता है टू ग्लूटेन। ठीक है, लेकिन ट्रॉपिकल में जो है ना, आप बायोप्सी करवाते हो तो ऐसे लोगों के अंदर ना आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नज़र आते हैं, वो उनकी इंटेस्टाइन के अंदर बैठे होते हैं, और उन्होंने जो है ना ये ट्रॉपिकल स्प्रू, मतलब उसी तरह स्टीरोडिया और इस तरह के साइंस आ रहे होते हैं, लेकिन ट्रॉपिक्स में ये कॉमन होते हैं। दूसरी बात ये कि बायोप्सी पे हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नज़र आ जाते हैं जो ट्रॉपिकल स्प्रू के अंदर होते हैं। और तीसरा ये कि उसका जो ट्रीटमेंट होता है ट्रॉपिकल स्प्रू का, उसमें हमें एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट, लाइक डॉक्सीसाइक्लिन हम देते हैं फॉर 6 मंथ्स एंड बेस्ट्रिन बैक्ट्रीन जो होती है ये हम देते हैं, मतलब उसमें हमें मेडिसिन देनी पड़ती हैं। जबकि सीलिक डिजीज़ का ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया कि इसमें हम ग्लूटेन फ्री डाइट देते हैं तो पेशेंट ठीक हो जाता है। सो दिस इज़ एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल स्प्रू एंड द सीलिक डिजीज़। इसके अलावा ये बाकी सारी भी आप देख लें, इंपॉर्टेंट कॉजेज़ ऑफ विलस एट्रोफी। इसमें जो एक मैं आपको बताऊँ विपल डिजीज़, ठीक है, विपल डिजीज़ के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। ये आप इरफान मसूद में भी लिखा हुआ है, ठीक है, वो मैं थोड़ा सा आपको एंड पे गाइड कर देती हूँ। ठीक है, कि इसमें एक्चुअली अब विपल डिजीज़ जो होता है ना, इसमें भी एक ऑर्गेनिज्म होता है, बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से ये विपल डिजीज़ होती है। तो इसकी वजह से डिफरेंट हमारे बॉडी की चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, वो हम देख लेंगे उधर से। जियार्डिसिस जो है ये आपको पता है कि ये भी डायरिया कॉज कर रहा होता है, तो इसके रिज़ल्ट में भी ना हो जाता है ये मसला डायरिया का। ठीक है, तो इस वजह से भी हमारी विलस एट्रोफी जो है ना हो सकती है। इसके अलावा बाकी जोलिंगर एलिसन है, ये हम एक्स्ट्रा से डिस्कस करेंगे। डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस लिखा हुआ है, लिम्फोमा लिखा हुआ है, HIV रिलेटेड इंटीरोपैथी लिखी हुई है। ठीक है, तो ये है। जियार्डिसिस के लिए हम क्या करवाते हैं कि ऐसे लोगों की स्टूल चेक करवाते हैं, उसमें ना हमें वो ऑर्गेनिज्म मतलब प्रोटोजोआ होता है ना, उसके ओवासिस्ट मिल जाते हैं। ठीक है, या इसका जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है जियार्डिया का, वो हम जियार्डिया की एंटीजन हमें स्टूल में 90% पॉजिटिव मिलती है, तो उससे जो है ना हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। इसके अलावा आपने पैथोलॉजी में पढ़ा होगा, माइक्रोबायोलॉजी में स्ट्रिंग टेस्ट करते थे जियार्डिया के लिए, लेकिन वो अब ऑब्सोलीट हो चुका है। हम जियार्डिया की एंटीजन जो है वो स्टूल में चेक करते हैं, हमें जियार्डिया का पता चल जाता है, तो हम उसको ट्रीट कर लेते हैं विद मेट्रोनिडाजोल। ठीक है, तो ये था। और ये एक दफ़ा रीड कर लें सीलिक डिसीज़ के बारे में। ठीक है, ये देखें विपल डिसीज़ का मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से ये होती है। तो GI इसमें डिफरेंट सिम्टम्स आते हैं, GIT के, मसल्स के, कार्डिक, न्यूरोलॉजिकल, पल्मोनरी, ठीक है, हिमाटोलॉजिकल, अदर्स, ये सारे फीचर्स जो है विपल डिजीज़ में आ रहे होते हैं, तो इनको एक दफ़ा रीड कर लें। मैं इसके बारे में थोड़ा बताऊँ। विपल डिजीज़ में क्या है, सिस्टमिक इन्फेक्शस डिजीज़ है, जिसमें डिफरेंट चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। मैंने आपको टेबल पे बता दिया था, ये वाला बैक्टीरिया होता है ट्रोफायरेमा विपलाई। ठीक है, ये ग्राम पॉजिटिव जो एक्टिनोमाइसीज होते हैं इनकी वजह से होता है, ये आपने याद रखना है इसमें। दूसरा, ये जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, ये एग्रीकल्चरल मटेरियल के अंदर होता है, सॉइल के अंदर, वाटर के अंदर, कुछ लोगों में नॉर्मल फ्लोरा भी होता है। ठीक है, और HLA-B27 के जो लोग होते हैं उनमें ये ज़्यादा प्रॉन होते हैं टू दिस। ठीक है, और एबनॉर्मल होस्ट रिस्पॉन्स की वजह से जो है ये जो है ना बैक्टीरियम उनके अंदर ज़्यादा क्या करेगा कि
ये सारे सिम्टम्स कॉज करेगा और इस तरह से साइंस आएंगे, ठीक है। तो ये सारे क्लिनिकल फीचर्स हैं जो कि हमने जो है ना टेबल की फॉर्म में देख लिए हैं वहाँ पर। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स हैं वो वेट लॉस है, डायरिया है, ठीक है। और इसके अलावा पेशेंट्स के जॉइंट पेन के साथ आ सकता है ये वाले सिम्टम्स, ठीक है। 65% केसेस में आपको ये मिलते हैं, ठीक है। और बाकी ये जो लिखे हुए हैं इनकी बस ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे लोगों की जो डायग्नोसिस होती है वो हम एंडोस्कोपिक बायोप्सी, उसी तरह जैसे सेलियक में थी ना गोल्ड स्टैंडर्ड, वो यहाँ पे भी होती है। बायोप्सी करवाते हैं तो हमें बैक्टीरिया मिल जाता है, ठीक है। विलर से ट्रॉफी यहाँ पे हो रही होती है, लेकिन हॉलमार्क इसका जो फीचर होता है वो ये होता है कि हमें जो लेमिना प्रोप्रिया होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोजा का, उसके अंदर मैक्रोफेजेस मिलते हैं। मैक्रोफेजेस ने इन बैक्टीरिया को खाया होता है। मैक्रोफेजेस के अंदर वो बैक्टीरिया पड़े होते हैं, हमें नज़र आते हैं जब हम एंडोस्कोपिक बायोप्सी करवाते हैं। इस वजह से इसका गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा हम पीसीआर कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, सीबीसी वगैरह जो हम नॉर्मली करवा रहे होते हैं वो हम करवा लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका मेजर चीज़ होती है। और फिर इसकी एंडोस्कोपिक बायोप्सी के बाद मतलब ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशंस के बाद ना हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट के लिए ना हम इनको देते हैं 2 हफ्तों के लिए ना इंट्रावेनस आईवी सेफ्ट्राइक्सोन दे देते हैं। और फिर ओरल जो है वो कोट्रिमेक्साजोल होती है फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, एक से 2 साल। मतलब इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो आईवी सेफ्ट्राइक्सोन होती है या उसके बाद जो है ओरल कोट्रिमेक्साजोल होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी इसके बारे में देख लें। लैक्टोज़ इंटॉलरेंस की जो मेन चीज़ आपने याद रखनी है ये कि इसमें कोई आपको फ़ीवर और ब्लड जो है ना वो स्टूल में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। फर्स्ट बात इसकी ये होती है। इसमें क्रोनिक डायरिया होता है, ठीक है। और वेट लॉस इसमें नहीं होता, ठीक है। जैसे वो उसमें हो रहा था ना सीरियस डिजीज़ में वेट लॉस की हिस्ट्री थी, यहाँ पे वो ऐसा नहीं होगी। स्टियोटोरिया यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये देखें नो स्टियोटोरिया, ठीक है। लेकिन क्रोनिक डायरिया की हिस्ट्री है, फीवर भी नहीं है, ब्लड वगैरह भी नहीं है। तो लैक्टोज़ इंटॉलरेंस में इस तरह से लोग आएंगे और ये हिस्ट्री देंगे कि जब भी हम दूध वगैरह की चीज़ इस तरह की लैक्टोज़ वाली कंटेनिंग चीज़ें खाते हैं तो ये हो जाता है। तो इसमें जो ट्रीटमेंट होता है वो मैंने आपको बताया लैक्टोज़ फ्री डाइट होता है। और मिल्क चीज़ आइसक्रीम वगैरह हम सब कुछ छुड़वा देते हैं और 1 दिन के अंदर अंदर पेशेंट ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ये है, तो इसी से जो है ना ये इसका ट्रीटमेंट होता है, तो पेशेंट जो है वो ठीक हो जाते हैं। थोड़ा सा हम जो है रिव्यू कर लेते हैं डायरिया को। जो क्रोनिक डायरिया की हमने थोड़ी सी डिजीज़ेस पढ़ी हैं उसमें मैंने आपको एक बताया क्रोनिक डायरिया का एक कॉज होता है लैक्टोज़ इंटॉलरेंस, ठीक है। तो लैक्टोज़ इंटॉलरेंस है। दूसरा आपके पास है आईबीएस, ठीक है। इसमें भी आईबीएस में भी आपका क्रोनिक डायरिया का पेशेंट आ सकता है। कार्सिनॉइड सिंड्रोम एक होता है, उसमें भी क्रोनिक डायरिया होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका होता है सीलियक डिजीज़, ठीक है, जो भी हमने पढ़ी है, उसमें भी क्रोनिक डायरिया के केस होता है, ठीक है। और 5th नंबर पे आपका होता है क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस, ठीक है। इसमें भी आपका जो है वो हो रहा होता है क्रोनिक डायरिया, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये प्रेजेंटेशन होगी। अब हमने इनको डिस्टिंग्विश करना है कि क्रोनिक डायरिया के साथ पेशेंट आ रहा है कि मुझे बहुत अरसे से जो है ना डायरिया हो रहा है, तो अब कौन से ऐसे फीचर्स होंगे जिनसे हम इन सब की डायग्नोसिस की तरफ जाएंगे। लैक्टोज इंटॉलरेंस में मैंने आपको बताया कि इनको कोई फीवर, कोई ब्लड की हिस्ट्री नहीं होगी, कोई स्टेटोरिया नहीं हो रहा होगा, कोई वेट लॉस नहीं हो रहा होगा, ठीक है। जबकि जो सीरियक डिजीज़ और क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस होंगे उनमें आपको स्टेटोरिया भी मिलेगा, वेट लॉस भी मिलेगा, ठीक है। तो हम सीलियक डिजीज़ और क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस को ज़ाइलोस टेस्ट से और आयरन डेफिशिएंसी से जो है ना डिस्टिंग्विश कर लेंगे। फिर आता है आईबीएस। आईबीएस का मैंने आपको बताया कि इसमें पेशेंट को क्रोनिक डायरिया के साथ कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, ठीक है। ऑल्टरनेट विद कॉन्स्टिपेशन, मतलब कभी डायरिया कभी कॉन्स्टिपेशन, और उसके साथ साथ पेशेंट को जो है वो बताएगा कि रिलीव्ड बाय डेफिकेशन, ठीक है। मतलब कि वो पेन वगैरह उसकी ठीक हो जाती है और सिम्टम्स उसको सोते हुए नहीं आते, ठीक है। आईबीएस में कार्सिनॉइड सिंड्रोम के अंदर आपको पता होगा कि इसमें जो है एक्चुअली सेरोटोनिन जो होता है ना उसकी वजह से सारे सिम्टम्स आ रहे होते हैं। एसोसिएटेड फ्लशिंग हो रही होती है, उसकी बॉडी की वेजल्स ऐसे डायलेट कर जाती हैं, ठीक है। डायलेशन, वेजो डायलेशन की वजह से उसको फ्लशिंग हो रही होती है, वीजिंग हो रही होती है, उसके कार्डिक सिम्टम्स आ रहे होंगे। मतलब उसकी जो राइट साइड ऑफ द हार्ट होगी ना वहाँ पे, क्योंकि ये जो कार्सिनॉइड सिंड्रोम होता है ना इसकी वजह से फाइब्रोसिस हो जाती है, क्रोनिक फाइब्रोसिस होती है राइट हार्ट की, ठीक है। तो उनको ट्राइकस्पिड इनसफिशेंसी और पल्मोनरी स्टेनोसिस हो जाएगी, जिसकी वजह से उनको कार्डिक सिम्टम्स भी आ रहे होंगे, वीजिंग हो रही होगी, फ्लशिंग हो रही होती कार्सिनॉइड सिंड्रोम के लोगों में। और ऐसे लोगों में जब हम ऑब्वियसली क्योंकि सेरोटोनिन का लेवल ज़्यादा हुआ होता है तो यूरिन हम एनालिसिस करवाते हैं तो उसके अंदर जो है हमें जो है 5 हाइड्रोक्सी जो वो होता है HIAA वो पॉजिटिव मिलता है। और इसका जो ट्रीटमेंट होता है कार्सिनॉइड सिंड्रोम का वो हम ऑक्ट्रियोटाइड देते हैं या सोमेटोस्टेटिन एनालॉग्स देते हैं, तो जो है पेशेंट इसमें ठीक हो जाएगा आपके पास।
तो इस तरह से डिफरेंट प्रेजेंटेशंस होती हैं और आपने क्रोनिक डायरिया के पेशेंट को बताना मतलब पता करना होता है कि जो क्रोनिक डायरिया हो रहा है इसमें कौन सी डिजीज़ जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। इसके आप पास्ट पेपर्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। जो भी मैंने आपको इसमें पढ़ाया है ना, उसमें से सीलिएक डिजीज़ के जो पास्ट पेपर्स आए हुए हैं, बिकॉज इट इज़ एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से SCQs आते हैं, अच्छे से कर लीजिएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट।